हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक है कि हम कैसे फंस गए। जी हाँ, हम फंसे हुए हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आज हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि हम फंस कैसे गए और कहाँ फंसे हुए हैं। तो आज हम जो है अपनी कंप्लेंट को डायग्नोस करेंगे कि कहाँ हम अटक गए हैं, कहाँ हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारी आंखों के सामने सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज हमारे दिमाग को नहीं पता, हमारी इंटेलिजेंस को नहीं पता कि हम एक्चुअल में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम उस चीज़ को जो है डायग्नोस नहीं कर पाते और हम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो आज जो होगा डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़ होगा। और कैसे होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शास्त्रों ने हम लोगों को क्या गालियाँ दी हुई है। यस, आज पूरा जो डिस्कशन है गालियों के ऊपर है। तो इफ़ इट इंटरेस्ट यू, आप पूरा लेक्चर सुनिएगा कि शास्त्र ने हम जैसे लोगों के लिए क्या गालियाँ लिखी हैं। आज हम वो गालियाँ देखेंगे जो हम रोड पे चलते हुए किसी को भी दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो बेसिकली टॉपिक है फंस गए हैं और शास्त्रों ने हम लोगों को क्या गालियाँ दी है। आज पूरा डिस्कशन उस पर होगा। आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण और उसके बाद हम गालियों से पर्दा उठाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जो आज का हमारा श्लोक है, जो इस चीज़ से पर्दा उठाएगा, वो है चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 44। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। भोगैश्वर्य प्रसन्नात्मा तयापहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। इसका अर्थ है, जो लोग इंद्र भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरक्ति के अनुसार संयम, अध्यत्त। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब जो मन होता है वो आत्मा को समझने के लिए स्थिर हो जाता है। स्थिरता क्या है, अस्थिरता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्र भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। न्यूनाधिक मतलब सबसे ज़्यादा डाउनफॉल पे, ज़ीरो के डाउनफॉल पे होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मतलब, ये किन लोगों की यहाँ पे बात करी गई है? एक्चुअली ये उन लोगों की बात की गई है जो शास्त्र अपने ह्यूमन बर्थ को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ह्यूमन लाइफ को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन बर्थ, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इट इज़ लाइक अ लॉटरी का टिकट। और यदि हम इस लॉटरी के टिकट को ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो हमने बाय चांस आफ्टर 84 लाख योनियों के बाद हमें एक लॉटरी का टिकट निकला है, और यदि हम उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा सारा वेस्ट हो जाएगा। हम इतने ज़्यादा डाउनफॉल में आएंगे कि जो हमारे पास गुड प्रॉफिट जिस पे हमने शुरुआत करी थी, हम उससे भी नीचे चले जाएंगे। न्यूनतम मतलब ज़ीरो से भी नीचे हम चले जाएंगे। अगेन हम अपना ह्यूमन बर्थ वेस्ट कर देंगे। अगेन हम 84 लाख योनियों में फंस जाएंगे। अगेन फिर पता नहीं कब ह्यूमन बर्थ आएगा, कब ऐसी लॉटरी का टिकट मिलेगा कि हम गुरु और भक्तों के संग में आएंगे, कि लाइफ का एक्चुअल गोल हम समझ पाएंगे। और वो तो चलिए दूर की बात है। यदि हम ये चीज़ भी नहीं समझेंगे तो हम डिप्रेशन में और डिसीज़ में, एंजाइटी में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन्हीं चीज़ों में
फंसे रहेंगे। तो बेसिकली जो हमारा मन होता है ना, उसको स्थिर होना चाहिए, और तभी वो क्या समझेगा कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। यदि आप सिर्फ सारा टाइम एंजाइटी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपके दिमाग में क्या घूमता रहेगा? सिर्फ वही एंजाइटी, वो टेंशन का रीज़न, सारी चीज़ें वही घूमती रहेंगी। और क्या होगा? तब आप जो लाइफ का बेसिक गोल है वो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे बच्चा बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहता है और उसके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, और अगर वो सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगा रहेगा कि नहीं मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है, नहीं मुझे टीवी देखना है, या गेम्स खेलनी है, वीडियो गेम्स खेलनी है, या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ करनी है, तो वो एग्ज़ाम कैसे देगा? ऐसे ही मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया एक बच्चे का। अब 10th का बच्चा है, इस साल उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन वो क्या करता है, उसको अपने फ्रेंड्स, उसके एक स्कूल फ्रेंड्स हैं और सेम ही वो पड़ोस में भी रहते हैं और वो सेम ही ट्यूशन में भी हैं। तो जहाँ उसके फ्रेंड्स होते हैं ना, उस ट्यूशन सेंटर में वो जाता है, पर वहाँ उसको कुछ भी समझ नहीं आता, उसे समझ ही नहीं आता वो टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं करा रहा। इसीलिए साइंस की ट्यूशन वो वहाँ पे पढ़ता है लड़का, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स जाते हैं। इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स को कह के साइंस की एक और ट्यूशन लगाई। तो उसके पेरेंट्स ने कहा इसको छोड़ देते हैं, तो कहते हैं नहीं, मेरे को इसको नहीं छोड़नी, क्योंकि यहाँ मेरे फ्रेंड्स आते हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए 1 घंटे का मस्ती हो जाएगा। सो ये देखिए, पर इससे क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हो गया। इससे क्या हुआ, उसका 1 घंटे का समय वेस्ट हो रहा है, जिसमें वो रेस्ट कर सकता था, जिसमें वो और चीज़ें पढ़ सकता था, परंतु वो उसका 1 घंटे का समय सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुझे जो समय है अपने फ्रेंड्स के साथ देना है, मुझे जो ये समय है अपने फ्रेंड्स के साथ एंटरटेन करना है। सो ऐसे लोग जो हैं वो गोल ऑफ द लाइफ से, जो उसका गोल है कि भाई मेरा करियर फॉर्मिंग ईयर है, अगर मेरे 10th में अच्छा स्कोर नहीं आया तो मेरे को जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे, या मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, मुझे हार्ड वर्क करना कैसे आएगा, क्योंकि 11th गेट्स टफर, 12th गेट्स मोर टफर। तो चाहे एक छोटी सी चीज़ है, आपको बचकानी हरकतें, पर ये बचकानी हरकतें हम भी कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा लाइफ का गोल है कि हमें जो ये व्हीकल मिला है बॉडी का, ये सिर्फ यहाँ से भूलोक से गोलोक जाने के लिए, भूमि से वैकुंठ जाने के लिए, धरती से भगवान के धाम जाने के लिए है। परंतु क्या कर रहे हैं हम, इस व्हीकल को ही चमकाने में, उसी में टेंट बना के उसी में रहने में, उस पर हल्का सा स्क्रैच आ जाए तो हम उसी के डेंट वेंट में लगे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं लाइफ का। तो आपको समझना होगा। और क्या होता है जब इस व्हीकल पे हल्का सा डेंट आ जाता है, जैसे जो कि इस आपके यू हैव एनी काइंड ऑफ अ कार, आपके पास मर्सिडीज़ हो, आपके पास BMW हो, या आपके पास ऑडी की लेटेस्ट सीरीज़ हो, या आपके पास कोई भी कार हो, एक छोटी नैनो से लेके बड़ी कार क्यों ना हो, अगर वो सड़कों पे निकली है, दिल्ली जैसे शहर में अगर वो सड़क पे निकली है, तो हो ही नहीं सकता कि उस पर कभी स्क्रैच ना पड़े, एक्सीडेंट ना हो, या पार्क गाड़ी पे भी स्क्रैच पड़ जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरी पार्क गाड़ी पे जब हम सुबह जाके देखते हैं तो स्क्रैचेस होते हैं। इट्स नॉट दैट कि मैं बहुत गंदी पार्क करती हूँ, इट्स नॉट दैट कि ऐसा मतलब आप लोगों के साथ हुआ है या नहीं, मेरे साथ तो हुआ है। सो दिस इज़ अ मटेरियल वर्ल्ड, जिसका सत्य है कि जो ये गाड़ी भगवान ने हमें दी है बॉडी रूपी, क्योंकि एक्चुअली वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। सोल को तो रीइंकार्नेशन पे दूसरा बॉडी मिल ही जाएगा। तो जो ये टेम्परेरी व्हीकल दिया गया है, उसका जो एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म होगा दैट इज़ पेनफुल, जरा मृत्यु दैट इज़ वेरी पेनफुल। कहते हैं यदि आत्मा इस शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाती है तो मृत्यु के समय ऐसा दर्द होता है जैसे 10,000 बिच्छू एक टाइम पे काट रहे हो उस आत्मा को इस शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। इफ़ यू एक्सपीरियंस इट, आप बताने लायक नहीं रहेंगे। तो हमें शास्त्रों की बात जाननी चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो है हमें सब चीज़ें बताते हैं। अगेन जरा क्या है, आपका बुढ़ापे में कितने पेशेंट आते हैं कि गोडे में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बीपी आउट ऑफ कंट्रोल है, डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें। और व्याधि क्या है, डिसीज़ है, डिसीज़ की वजह से प्रॉब्लम होती है। आजकल इतने सारे डिसीज़ आ गए हैं कि लोग हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। तो ये हमें सोचना है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें ये 4 चीज़ें लगेंगी ही लगेंगी, ये डेंट गाड़ी को लगेंगे ही लगेंगे।
लेकिन हमें क्या करना है, फटाफट इस गाड़ी में अच्छा सा पेट्रोल डलवाओ और भूलोक से गोलोक चले जाओ, बिल्कुल ऐसे लाइक एन रॉकेट चले जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ी को ही कंफर्टेबल बनाने में लगे रहते हैं। और जो लोग सिर्फ गाड़ी को ही कंफर्टेबल, ठीक है गाड़ी को भी वेयर एंड टेयर होता है, उसके लिए हमें इम्पोर्टेंट चाहिए। आई एम अ डॉक्टर, तो मेरे पास पेशेंट आते ही हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, इलाज करवाते ही हैं, बट दैट इज़ वेयर एंड टेयर। और उसके बाद क्या है, उसका अच्छे से यूज़ करो ना। गाड़ी की भी सर्विस कराते हो तो ये थोड़ा नहीं है कि गैरेज में ही रखोगे, नहीं बाहर निकलेगी, फिर कहीं उसका पेंट ना निकल जाए, फिर कोई लाइट ना टूट जाए, फिर कुछ ना हो, नहीं, गाड़ी तो निकलेगी बाहर। तो सेम वे ये बॉडी तो इस मटेरियल वर्ल्ड में निकलेगी और फिर से ये चीज़ हो सकती है। सो वेयर एंड टेयर को मेंटेन करो, पर आंखें अपने गोल से मत हटाओ, आंखें अपनी डेस्टिनेशन से मत हटाओ, नहीं तो जो शास्त्र है ना वो आपको गालियाँ देते हैं। और ऐसी 4 गालियाँ जो शास्त्र हमें देते हैं उसका आज हम बयान करेंगे। और एक और सीक्रेट बताऊंगी आपको कि सक्सेस का क्या सीक्रेट है। और अगर आपको लगता है कि ये मैडम सिर्फ स्पिरिचुअल बात करती है, तो नहीं, आज मैं आपको एक बुक आउटलैंडरिश में से एक सक्सेस का सीक्रेट बताऊंगी और उसको प्रूव करूंगी फ्रॉम द नॉलेज ऑफ भगवद गीता कि इवन इफ़ वी बिकम सक्सेसफुल, वहाँ पे लूप होल क्या है, वहाँ पे जो एस्ट्रिक मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई क्या है, वो आज आप सुनेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं शास्त्रों में हमारे लिए, ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, उनके लिए क्या गालियाँ दी हैं। उनके लिए 4 गालियाँ दी हैं। पहली गाली है जो कि बहुत कॉमन है, जो बहुत कॉमनली हम ना चाहते हुए भी हम किसी ना किसी से मिलते हुए बोल देते हैं, है ना। सबसे कॉमन गाली जो है, चाहे आप सड़क चला रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, चाहे फ़ोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप किसी बैंक में जाएं, आप किसी भी सोशल उसमें जाओ, ये गाली तो आपके कानों में बिल्कुल जैसे हमारा लिंगो है वैसे बस गई है, वो है कुत्ता। और हाँ जी, जो आप बोलते रहते हो, अरे कुत्ते तूने ये नहीं किया, अरे ये नहीं किया, तो कुत्ता, जो आप चीज़ें बोलते रहते हो, एक्चुअल में शास्त्र भी कहते हैं हमें कुत्ता। क्यों कुत्ता कहते हैं, डॉग क्यों कहते हैं, हमें डॉग से क्यों कंपेयर किया गया है, वो इसलिए कंपेयर करा गया है क्योंकि जैसे कुत्ता होता है वो भौंकता रहता है किसी भी बात पे, किसी भी अननेसेसरी कंडीशन पे भी वो कुत्ता जो है भौंकता रहता है। उसी प्रकार हम भी क्या है, किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं। लाइक आप देखते हैं, डॉग जो है दूसरे डॉग को अपनी टेरिटरी में नहीं आने देता, ठीक है, वो यूरिन पास करता रहता है। क्या उसके पास लीगली राइटफुल कागज़ हैं उस जगह को मेंटेन करने के लिए? क्या उसके पास ऐसे कागज़ हैं? आप कह सकते हैं। देखिए, डॉग तो आपकी बाहर गाड़ी पार्क होगी, वहाँ पे भी यूरिन पास कर देगा, कहीं और भी जाके यूरिन पास कर देगा, पर क्या उसके पास, घर तो आपका है ना। आप तो कहोगे कि भैया मैंने तो इतने करोड़ में ये घर खरीदा, इतने लाखों का मेरा ये घर है, मेरे पास ये है कागज़। तो एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते को अपनी टेरिटरी में घुसने नहीं देता। जैसे कि यूरिन पास करके वो अपनी टेरिटरी को सीमित कर लेता है और दूसरे कुत्ते को उसमें घुसने नहीं देता कि भैया ये मेरी टेरिटरी है, तुम इस टेरिटरी के अंदर आ नहीं सकते। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये ज़मीन तो भगवान की दी हुई है, ठीक है, ये सब ज़मीन जो है कृष्णा की है, और हम क्या करते हैं उसमें डिमार्क्स कर लेते हैं, बाउंड्रीज बना लेते हैं, ठीक है। एक व्यवस्था रखने के लिए ये चीज़ें सही है कि हाँ, एक व्यवस्था हो, एक सिविलाइज सोसाइटी हो, उसकी एक अथॉरिटी हो जो उस पूरी एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करे, उस पूरे एरिया के आगे क्या उसमें प्रोजेक्ट्स लगाने हैं वो काम करे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लड़ते रहते हैं। कितनी वॉर्स होती हैं, जो अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, वो क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ बार्किंग ऑफ अ डॉग। अल्टीमेटली क्या है, ये सारा किंगडम जो है वो भगवान का है, उन्होंने हमें एक जगह दे दी है। सो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद योर नीड और आप सिर्फ ग्रीड करोगे तो यू विल ब्लीड, और उसी का ये नतीजा है कि वॉर्स होती हैं। तो जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपनी यूरिनेटेड टेरिटरी में घुसने नहीं देता, भौंकना शुरू कर देता है, अपना एक ग्रुप बना के उस पर अटैक करता है, उसी प्रकार हम लोग भी यही करते रहते हैं
ज़मीन किसी और की, हक हमने जमा लिया और आपस में लड़ते रहते हैं। तो शास्त्र ऐसे आसक्त लोगों को, श्रीमद् भागवतम में पहली गाली जो दी गई है, हमें कहा गया है कि ये कुत्तों की तरह रहते हैं, कुत्तों की तरह भोगते हैं, कुत्तों की तरह कार्य करते हैं। तो जो ये शास्त्र हैं, ये जो एडवांस साइंस है, दिस इज़ हम सिर्फ बॉडी की साइंस तक सीमित है। हम कहते हैं भैया हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अरे बाबा, दिस इज़ ऑल लिमिटेड टू द बॉडीली साइंस। और यहाँ पे एक एडवांस चीज़ की बात हो रही है, जो नैनो टेक्नोलॉजी है। हम नैनो सोल की बात कर रहे हैं, और नैनो सोल की जो टेक्नोलॉजी है वो ये शास्त्रों में दी गई है कि उस सोल से आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो वो ये कंसेप्ट कौन लोग नहीं समझेंगे, जो कुत्तों की तरह सिर्फ भौंकते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। तो ये थी शास्त्रों द्वारा दी गई हमें पहली गाली। और दूसरी गाली हमें जो दी गई है वो दी गई है कि हम पिग हैं, सुअर। अगेन ये भी जो है बहुत कॉमन सुनने को मिलता है, सुअर के बच्चे तू क्या कर रहा है। आई एम सो सॉरी कि आज की पूरी क्लास जो है वो गालियाँ बेस्ड है, और ये ऑथेंटिक गालियाँ हैं जी। ये मैंने इजाद नहीं करी, मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ये श्रीमद् भागवतम में दी गई है। तो हमें क्या बताया गया, सुअर बोला गया। क्यों? क्योंकि सुअर जिस प्रकार से कुछ भी मुंह में डाल लेता है, कुछ भी खा लेता है, कुछ स्क्रूटनी नहीं करता कि ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए खाने की चीज़ अच्छी है, ये क्या तामसिक खाना है जो मेरे में तामसिक गुण बढ़ाएगा, या ये राजसी नॉनवेज और ऐसा वाला खाना जो मेरे में राजसी गुण बढ़ाएगा, जो मेरे में क्रोध बढ़ाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो यदि हम तामसिक नॉन वेजिटेरियन फूड्स, तेल फूड, बहुत समय पुराना खाना खाते हैं, तो हम में तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, लेजीनेस आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। और यदि हम राजसिक फूड खाते हैं ज़्यादा, जैसे तला हुआ बहुत ज़्यादा, तो हम बिल्कुल वैसे हो जाते हैं कि ये भी मुझे चाहिए, ग्रीडी हो जाते हैं, एक अननेसेसरी सुपर एम्बिशियस हो जाते हैं, जो हमारी हेल्थ का टोल लेता है। और जिस प्रकार जो पिग होता है वो कुछ स्क्रूटनाइज नहीं करता, तो शास्त्र हमें कहते हैं ये लोग ऐसे हैं, इंद्र तृप्ति के पीछे अपने मुंह में कुछ भी डाल लेते हैं। अब जैसे चाइना हो गया, या एक पौंडीचेरी का मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें लाल चींटियों की चटनी बनाई जाती है, या चाइना में सांप, बिच्छू, लिजर्ड्स, कॉकरोच सब खा लेते हैं, मतलब कोई स्क्रूटनी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कैसे कोरोना के टाइम पे चाइना में जो ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, और कैसे वहाँ के लोगों ने जिन लोगों को कोरोना हो गया था कि ये एपिडेमिक फैले ना, कितनी निष्ठुरता से उनको मारा था, उनको घरों में लाके ज़िंदा जला दिया गया था। ऐसी जो छुपी हुई न्यूज़ आई थी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ में कैसे बहुत बुरा हाल किया जाता है, कैसे लोगों को मारा जाता है, मतलब बिल्कुल निष्ठुरता से मारा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई स्क्रूटनी नहीं है, उनका जो डाइट है वो बिल्कुल ही तमोगुण से भरी हुई है। तो वैसे ही उन लोगों की मेंटालिटी हो जाती है। एक बार ऐसा ही हुआ था, इंद्र को भी श्राप मिला था कि वो जो है क्या कहते हैं, इंद्र को ये श्राप मिला था कि वो कुछ समय के लिए पिग बन गया था, हॉक बन गया था। और जब वो इतना ज़्यादा आसक्त हो गया था अपनी पिग पत्नी में, पिग बच्चों में, और सिर्फ गंध खाने में, कि स्वयं ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने कहा तुम इंद्र हो, तुम छोड़ो ये सारी चीज़ें, तुम चलो वापस मेरे साथ। तो इंद्र जो था वो माना नहीं, इंद्र जो था वो उसी में इतना आसक्त हो गया था। तो शास्त्र हमें कहते हैं कि जो सात्विक भोजन नहीं खाता, जो स्क्रूटनी नहीं करता कि ये अच्छी चीज़ है खाने के लिए, ये बुरी चीज़ है खाने के लिए, तो वो जो है पिग्स के समान है। और ये जो शास्त्र है, ये जो एडवांस नॉलेज है, ये ना कुत्तों के लिए बनी है और ना पिग्स के लिए बनी है। आज जो तीसरी गाली जो शास्त्र हमको देता है, वो हमें कहता है गधा, डोंकी। डोंकी क्यों कहता है शास्त्र हमें? क्योंकि हम डोंकी की तरह ही सारी ज़िंदगी जो है काम करते रहते हैं, 9 to 5, 9 to 10, कोई एक्स्ट्रा टाइम कर रहा है, कोई नाइट शिफ्ट्स लगा रहा है, कैसे भी करके हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डोंकीज़ की तरह चल रहे हैं हम। प्लीज़ पीछे जो है थोड़ा लाउड स्पीकर चल रहा है,
कमिंग बैक टू द टॉपिक इज़ दैट कि थर्ड जो गाली दी गई है वो है गधा कहा गया है हमें, कि जैसे गधा जो होता है वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम करता रहता है अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए। थ्रू आउट द टाइम वो यही करता रहता है, सुबह गया। उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं कि जैसे गधा इतना बैक पे बोझा उठा के कभी यहाँ से कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर जाता रहता है, उसी प्रकार से क्या होता है हम लोग भी क्या है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बस टाइम ही नहीं है अपना अपनी एक्चुअल आइडेंटिफाई करना, अपने सोल के लिए कार्य करने का हम लोगों के पास क्या है समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक कार्य में लगे हुए हैं, हम एक काम में लगे हुए हैं और हमें लगता है वही इम्पॉर्टेंट है और उसी की वजह से क्या होता है हम अपनी पूरी फैमिली का बर्डन लेके चलते हैं। उसी की वजह से क्या होता है टेंशनें हो जाती है, उसी की वजह से हम डिसीज़्ड हो जाते हैं। पर हम अपनी वो गधे वाली प्रवृत्ति जो है वो छोड़ते नहीं हैं। हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को अप्रोच करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लेते, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ में जाने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लेते और यही जो है हमारा लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए शास्त्र जो हमें कहते हैं गधा है, गधों की तरह काम करते, कहते हैं ना गधे की तरह लगा हुआ है और एंड में क्या है ठन ठन गोपालो। तो हम गधे की तरह थ्रू आउट अपनी लाइफ जो है स्पेंड कर देते हैं और एंड में क्या होता है हमें कुछ भी हाथ में नहीं मिलता। जब यमराज हमें लेने आते हैं और जब वो हमारा देखते हैं बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें कोई भी पायस एक्टिविटी नहीं है, कोई भी हरि नाम का अकाउंट नहीं है, तो कहते चलो चलो नाउ इट्स द टाइम टू गो। और हम कहते नहीं सर प्लीज़ एक चांस और दे दो, तो यमराज हमें यही कहेंगे अरे तुम पहले भी गधे थे और अगर अब तुम्हें भी चांस दे दिया अब भी गधे रहोगे। तो ये भी जो है शास्त्र ऑथेंटिक गाली दी जाती है। और एक और गाली जो दी जाती है वो हमारे को दी जाती है कैमल की। ऊँट हो गए हो 10 साल के ऊँट हो गए हो और तुम्हें कुछ नहीं आता, 20 साल का ऊँट हो गए हो सिर्फ हाइट में बढ़ गए हो, ऊँट हो गए हो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता। अब ऊँट की गाली क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है, ऊँट क्या होता है थॉर्न्स खाता है। वो कहाँ पे पाया जाता है? वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। और डेजर्ट्स में क्या होता है सिर्फ कैक्टस उगते हैं, थॉर्नी वेजिटेशन होती है वहाँ पे। सिर्फ जिन पौधों में कांटे लगे होते हैं वैसे पौधे जो होते हैं वो डेजर्ट में उगते हैं। और ऊँट क्या करता है उनको चबाता है और उसको चबा के उसको मज़ा आता है। अब ऊँट को वो चीज़ें चबाने में क्यों मज़ा आता है? वो इसलिए आता है कि जैसे ही वो चीज़ें खाता है तो क्या होता है उसकी जीभ और जो अंदर होता है उसके माउथ के अंदर की लाइनिंग हो जाती है वो कट जाती है, उसमें चोट लग जाती है, उसमें से क्या निकलता है खून निकलता है। उस लाइनिंग में से क्या होता है खून निकलना शुरू हो जाता है और उस खून को वो टेस्ट करता है और उसको वो खून बहुत टेस्टी लगता है। एक्चुअली जो ऊँट को वो थॉर्नी बुशेस अच्छे नहीं लगते, ऊँट को जो है अपना ही खून जो होता है वो बहुत टेस्टी लग रहा होता है और इसी टेस्ट के कारण क्या होता है वो थॉर्नी बुशेस को खाता रहता है, मतलब अपना हार्म करते हुए भी जस्ट इन्जॉयमेंट में लगा रहता है। जैसे कई लोग होते हैं जो मैस्टरबेशन करते हैं, कई जो होते हैं एक्सेसिव सेक्सुअल उसमें इंडल्ज होते हैं, बाहर भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स बताते हैं। तो शास्त्र कहता है जो एक इवन द साइंस सेज कि जो एक सीमन की जो ड्रॉप है, जो सीमन लोग मैस्टरबेशन करके निकाल देते हैं या एक्सेसिव सेक्सुअल पार्टनर्स करके जो सीमन निकलता है वो एक सीमन का ड्रॉप जो होता है वो 40 ब्लड ड्रॉप से बना होता है, 40 ब्लड ड्रॉप से। तो क्या हो रहा है कि हम एक इन्जॉयमेंट के चक्कर में अपना ही खून बर्बाद कर रहे हैं और हमें वो जो चीज़ होती है वो एक्सेसिवली इंजॉयबल लगती है। तो इसलिए शास्त्र जो है हमें ऊँट का एग्जाम्पल देता है कि इंद्र तृप्ति में ये इतना ही ज़्यादा अपने अंदर ये इंद्र तृप्ति के कारण ये इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया है कि उसे सही और गलत का जो है पता ही नहीं चल रहा। तो ये जो थी 4 ऑथेंटिक गालियाँ थी। अब प्रश्न उठेगा कि मैम आप कह रहे हो कि ठीक है अपना लॉजिंग मत करो, अपनी टेरिटरी को सेव मत करो। अगर हम करते हैं आप कुत्ता कह देते हो, ठीक है, आप कहते हो खाओ पियो नहीं। अगर हम फ़न के लिए जाते हैं तो आप पिग कह देते हो। फिर ठीक है अगर हम जो है इंजॉय करते हैं तो आप हमें ऊँट कह देते हो। और अगर हम एम्बिशियस ना हो और अगर हम अपना एम्बिशियस पूरा कर रहे हो तो आप गधा कह रहे हो।
शास्त्र ये कह रहा है हर चीज़ लिमिट में करो, ओवरडू मत करो। ये जो है ये साइड लिमिट्स हैं, ये गाड़ी का वेयर एंड टेयर को बचाने का है। पर गाड़ी का मेन पर्पस क्या है, हमें डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी लेके जाना। तो उस गोल को जो है नहीं भूलना, उस गोल को हमें नहीं छोड़ना। ये जो है गाड़ी का जो है एक्चुअल पर्पस है। तो उस गोल को आपने करते रहना है। एक बुक आई थी जिसमें आउटलैंडरिश नाम के एक बुक आई थी, जिसमें वो एक सक्सेस का फॉर्मूला देते हैं कि यदि हम कोई भी कार्य 10,000 घंटे कर लें तो हम उसमें प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। उसमें जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है उस कार्य को करने में। हमारी जो प्रोफिशिएंसी और हमारी जो एफिशिएंसी है वो कार्य करने में हम उसमें एक्सीलेंट हो जाते हैं, हम उसमें जो है टॉप पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी करना है, आपको किसी भी फील्ड में एक्सेल होना है, तो अगर आप उसमें 10,000 घंटे स्पेंड कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं 10,000 घंटे प्रैक्टिस के थ्रू, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वो उसी चीज़ का बार बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और वो उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। और कई लोग जो होते हैं स्लोली उसमें करते रहते हैं। तो मैं आप कहोगे कि भाई एक तो आप कह रहे हो एम्बिशियस मत बनो, तो एम्बिशियस नहीं करेंगे तो 10,000 घंटे हम करेंगे कैसे? ठीक है, कई लोग क्या होते हैं स्लो चलते हैं, 10,000 घंटे को करते करते 40 की उम्र तक क्या होते हैं उनके वो 10,000 घंटे पूरे हो जाते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग 40s की एज में जो है बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यदि कोई बहुत फास्ट होते हैं तो वो इतने 10,000 घंटे 20 की उम्र में कवर कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है 40 तक आते आते जब आप वो 10,000 घंटे कर चुके होते हैं, तब तक आपका जो दिमाग होता है कि आपको सक्सेस नहीं मिली अभी तक, इतने ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड। नाउ दिस इज़ अ पॉइंट जो मैं शास्त्रों से बता रही हूँ कि आप जो होते फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इतने डिसीज़ लग जाते हैं और आपकी फैमिली बढ़ चुकी होती है, फैमिली के बर्डन होते हैं। और उस समय क्या होता है जैसे 19-20 में आपका करेक्टर बिल्ड होता है, तो जब आप 40 की एज पे पढ़ते हैं तो आप इतना फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा और बहुत सारी चीज़ों से बड़े होते हैं। और आपकी जो हेल्थ होती है आज की डेट में, आज के टाइम में आपकी हेल्थ जो है डिटोरेट हो जाती है। बीपी, शुगर, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मोस्टली लोगों की ये वाली दवाइयाँ जो है शुरू हो चुकी होती है। तो अब उनमें क्या खो गया होता है, उनमें पेशेंस और टॉलरेंस खो जाती है। तो 40 के बाद जब वो सक्सेसफुल भी होते हैं तो उनको ग्रुप लीड करने में जो पेशेंस और वो एक चाहिए होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। और क्या होता है, वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाते। दिस इज़ अ एज 50 पे तो वानप्रस्थ आपको सोचना चाहिए कि अब जो है हमने अपनी इंद्र तृप्तियाँ ख़त्म करनी है, कम करनी है और अपनी लाइफ का गोल आगे बनाना है। तो वो वानप्रस्थ तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। हम 40 के बाद जो सक्सेसफुल होने लग जाते हैं तो हमारे अंदर और भूख बढ़ जाती है। हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, पर हम वो सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये हमारी चीज़ हमारी बॉडी को जो है एक्सेसिवली डिटोरेट कर देता है। और जब हम इस डिटोरेशन में जाते हैं और उसके बाद हम करते हैं तो क्या होता है कि जब 40 के बाद इतनी सारी चीज़ें हो जाते हैं और तब भी हम सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि दिस इज़ अ राइट एज फॉर डिसाइडिंग वानप्रस्थ, और तब भी हम इंद्र तृप्तियाँ नहीं छोड़ते और इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। क्योंकि 10,000 घंटे हमारे पूरे हो गए तो सक्सेस तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द बुक्स आउटलैंडरिश मिलेगी ही मिलेगी। नाउ आई टेल यू एन एग्जाम्पल। एक व्यक्ति था, तो शास्त्र में जो चीज़ें दी हुई हैं ना कि ये स्टूडेंट लाइफ है, ये दिस इज़ अ ब्रह्मचर्य लाइफ, नाउ दिस इज़ अ हाउस होल्ड गृहस्थ लाइफ, अ वानप्रस्थ और संन्यास, बहुत ही साइंटिफिक वे में दी गई है। सो मेरे पास ना एक पेशेंट आता था, उसका क्या था, वो डांसर था और उसने अपना एक स्टूडियो खोला हुआ था और वो बहुत सारे लोगों को डांस सिखाता था, वेडिंग कोरियोग्राफी सिखाता था और बहुत ही अच्छा डांसर था। और उसके पास लोग सीखने भी आते थे हेल्थ के लिए, जैसे एरोबिक्स के लिए जाते हैं तो उसके पास भी जाया करते थे। और जब वो उस डांस में जाते थे और वो डांस करते थे तो दे यूज़ टू इन्जॉय, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांसर था और वो बहुत अच्छे से सिखाता था। और अराउंड 42 और 43, उससे पहले वो कहते हैं मैं बहुत स्ट्रगल करता था डॉक्टर साहब, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कितने पैसों में काम कर रहा हूँ, लेकिन अब 40 के बाद ना मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये स्टूडियो मैंने खोला है
और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरा सुबह का भी बैच है, मेरा दोपहर का भी बैच है, सारा टाइम ना बैच है, मैं वो हूँ। पर उसको क्या हो गया था कि जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था तो वो फ्रस्ट्रेशन में उसको ड्रिंकिंग की हैबिट लग गई थी, और वो ड्रिंकिंग की हैबिट कंटिन्यू हो रही थी। और क्योंकि वो ड्रिंक इतना ज़्यादा करता था तो उसकी वजह से क्या होता था, उसको क्या बोलना है, किससे कब बोलना है, क्या नहीं करना, अपने क्लाइंट से कैसे बिहेव करना है, वो सब स्क्रूटनी हट जाती थी, और उस वजह से वो अपने क्लाइंट्स खो भी देता था। बट वो इतना इन्जॉय तरीके से सिखाता था कि जो स्टूडेंट्स थे उसके पास वापस आते रहते थे, मतलब एक बार उससे जुड़ते थे, उसकी गालियाँ भी सुनते थे, उसका जस्ट रूड और अल्कोहलिक बिहेवियर भी सहते थे। पर क्या हुआ, 42 पे वो जब वो सक्सेसफुल होने लगा और उसने अपनी ये बैड हैबिट नहीं छोड़ी और वो अच्छा पैसा मिल रहा था, फिर क्या हुआ उसका, और स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होने की वजह से क्या हुआ, ड्रिंकिंग की वजह से उसका लीवर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उसकी हेल्थ जो है डिटोरेट होने लग गई। हालांकि सक्सेस अभी मिली है, अच्छा पैसा कमाने लगा था, लाखों में कमाने लगा था, पर उसकी बॉडी डिटोरेट हो गई, क्योंकि वही तो था बंदा, उसके 10,000 घंटे शायद पूरे हो गए होंगे, इसलिए उसे सक्सेस मिल गई कि जो वो काम कर रहा था उसमें वो एक्सीलेंट हो गया, उसकी टक्कर का कोई नहीं था। लेकिन क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से बॉडी डिटोरेट होने लग गई। अब जब, और उसी की फेस वैल्यू थी, जब भी वो सिखाता था उसी की फेस वैल्यू पे लोग आते थे। अगर वो किसी और बंदे को हायर करके रखता था तो उसको देखने लोग नहीं आते थे, उसके साथ डांस करने लोग नहीं आते थे, उसका बैच क्लाइंट्स टूटने लग जाते थे। पर अब वो करे डांस तो वो प्रोटीन शेक, एनर्जी बढ़ाने के लिए करता रहता था, बहुत सारी चीज़ें करता रहता था, और बॉडी और डिटोरेट हो रही थी, और फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और शराब पी रहा था, और इसी चक्कर में वो घूमता जा रहा था। और फिर कोरोना का लॉकडाउन लगा और वो कम्प्लीटली जो है नीचे आ गया। तो ये देखिए, ये मटेरियल वर्ल्ड है, आपको ऑफकोर्स 10,000 घंटे का ये एक उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उस बुक में, सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर हम वैदिक शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, ओवरली एम्बिशियस होकर हम अपना वानप्रस्थ खराब कर देंगे, तो शास्त्र हमें ये 4 गालियों से संबोधित करेगा। और ये हेंस प्रूव्ड है, आप अपना डायग्नोसिस खुद कीजिए, आप कहाँ अटके हुए हैं, आप कहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आप अटके और फंसे रहेंगे तो यही चीज़ होएगी। सो इफ़ यू आर अप्रोचिंग 50, वानप्रस्थ अटेंड करो। गृहस्थ आश्रम में हो तो अपने आप को प्रिपेयर करो, इंद्रियों को काबू में करना सीखो। स्टूडेंट लाइफ में हो तो अच्छे से पढ़ो, ज्ञान लो, विज्ञान लो, इस शास्त्र को समझो, दिस इज़ एन वेरी एडवांस साइंस, इसको सीखो और आगे बढ़ो। होपफुली जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा टेढ़ा है और थोड़ा सा अब्यूसिव है, पर दिस इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ जो शास्त्र हमारे लिए कहता है। और ये सारी चीज़ें ना हमें एंड ऑफ द लाइफ, हम इतने अभागे हैं, हमारा इतना बैड लक भी इतना बैड है कि इवन जब यमराज भी सामने आ जाते हैं तब भी हम लोगों को समझ नहीं आता। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, तो एक पेशेंट आया, कहते हैं डॉक्टर साहब आपको मैं बताऊं, मेरे दादाजी ना बहुत हैप्पीली गए। उनका क्या, कैसे गए, वो ना नोट गिनते हुए गए और उनके फेस पे स्माइल थी। अरे उन्होंने नोटों में आसक्ति दिखा दिया, वो पता नहीं उन्होंने अपना ह्यूमन बर्थ वेस्ट कर दिया, वो क्या बनेंगे। कई होते हैं, डॉक्टर साहब कितना अटैच था वो बंदा फैमिली से, मरते मरते भी अपनी बीवी को बोल के गया अब मैं जा रहा हूँ, बच्चों का ध्यान रखना। तो ये क्या है, आसक्ति इन किड्स। आपने डेस्टिनेशन तो ली नहीं, सिर्फ वेयर एंड टेयर पे ही अटक गए। तो दीज आर नॉट गुड डेथ्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये भी सिखाया जाएगा, भागवत गीता इज़ अ मैनुअल फॉर दिस व्हीकल, इस व्हीकल को कैसे चलाना है, कैसे स्टार्ट करना है और इसको एंड कैसे करना है, पार्क कहाँ पे करना है, कहाँ पे ये गाड़ी का फिर डेंट कैंट नहीं लगेगा। इवन हाउ टू डाई भी जो है भागवत गीता में सिखाया गया है। सो विद दीज एग्जाम्पल्स और विद दीज गाइड्स, होपफुली ये एक आई ओपनिंग लेक्चर रहा होगा आप लोगों के लिए। होपफुली आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। विद दिस वेरी थॉट आई विल लाइक टू एंड माई क्लास शेयर। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप जो है नीचे चैट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन। 3 टाइम्स हरे कृष्णा बोल के वी विल एंड द क्लास हियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, हरि बोल। वी विल मीट नेक्स्ट वेडनेसडे विद अ न्यू टॉपिक
and with the new enlightenment. Hari Bol.